हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइशा आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, क्लास 9th की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है गाइस। और पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट हिटलर कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, क्या रीजंस थे। ये मैं स्टार्टिंग से बताते हुए आ रही हूँ, आप फिल्टर कर लेना अपने माइंड में कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हिटलर पावर पे आया था। ठीक है, अभी मैंने कल आपको ये बताया था कि हिटलर कितना पावरफुल स्पीकर था, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। 1932 में उसकी जो नाजी पार्टी थी वो एक लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी विथ 37% ऑफ वोट्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हिटलर को उसने ना एक न्यू डिवाइस ऑफ पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश करा, मतलब उसने एक पॉलिटिक्स का एक नया स्टाइल उसने डिस्कवर करा। उसको पता था मास का सपोर्ट होना ज़रूरी है। उसको ये भी पता था कि कुछ रिचुअल्स जो होता है ना कि हमारा एंशियंट ट्रेडिशन ये है तो हम इसको भी इंक्लूड करके चलेंगे, तो कुछ जो लोग अलग क्लास के होते हैं, जो जिनको रिचुअल्स पे, जिनको अपने एंशियंट कल्चर पे बहुत बिलीव होता है, तो वो भी आएंगे। इसलिए इसने रिचुअल्स के एंड जो वो मास मोबिलाइजेशन होता है ना उसके इम्पोर्टेंस को समझा। और फिर वहाँ से इसने अपने जो भी आगे की प्रोग्रेस थी ना उसने शुरू करी। नाजीज़ उस टाइम तक रैलीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, पब्लिक मीटिंग्स में वो लोग जाते थे। बहुत सारी सी अलग पब्लिक मीटिंग्स भी होने लगी थी जस्ट कि आप हिटलर को सपोर्ट करो। ठीक है, इसके लिए एक सेंस ऑफ यूनिटी होता है ना लोगों के बीच में, वो स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी सी ऐसी पब्लिक मीटिंग्स पहले हो रखी थी। अच्छा, ये जो नाजी पार्टी है इसका सिंबल क्या था? स्वास्तिक। अगर आपको पता हो, हमारे हिंदू रिलीजन में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और सब लोग बच्चा बच्चा जानता है स्वास्तिक का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो जो स्वास्तिक था ना उसका जो सिंबल था वो था इनका नाजी सैल्यूट जिसको लोग कहते थे। ठीक है, तो ये अपने स्पीचेस के मीडियम से, ये अपने स्पीच के वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हिटलर। और बाद में एक टाइम ऐसा आया कि हिटलर को एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगा कि हाँ, ये तो सेवियर है, ये हमें बचाने आया है। जितने भी हमारे साथ गलत काम हुए हैं, जो हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, इकोनॉमिक वे से हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं, तो अब ये हिटलर ही है जो हमें बचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेंस निकल के आता है कि हिटलर को लोग किस किस हद तक की इम्पोर्टेंस दे रहे थे। बात करते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में। देखो, 30 जैन को क्या हुआ था 1933 में। प्रेसिडेंट थे, हिंडनबर्ग नाम था प्रेसिडेंट का। उन्होंने हिटलर को ना अपने कैबिनेट में एक हाईएस्ट पोजीशन पे उसको अपॉइंट कर दिया। चांसलरशिप की जो पोजीशन थी वो उसको दे दी, और एट दैट टाइम वो बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती थी। ठीक है, अच्छा, मैंने पहले बता रखा था कंजर्वेटिव्स के बारे में। इस टाइम तक जो कंजर्वेटिव्स थे ना, नाजीज़ ने उनको भी अपने सपोर्ट में लेके चले आए थे। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि जो सोशलिस्ट थे, जो कि चाहते थे कि वाइमार रिपब्लिक और भी ज़्यादा ग्रो हो, और जो चाहते थे कि सच में जर्मनी में डेमोक्रेसी आए। ठीक है, तो जो ये कंजर्वेटिव्स थे वो कभी नहीं चाहते थे, बिकॉज इन पे क्वेश्चन उठ रहा था। ये नहीं चाहते थे, इनको ये लग रहा था कि हमारे पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है, हमारे राइट्स क्यों डिनाई करे जा रहे हैं, हमारे राइट्स हमें दिए क्यों नहीं जा रहे हैं। ऑफकोर्स जब डेमोक्रेसी रहेगी तो आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते हो। तो उस टाइम पे कंजर्वेटिव्स इनको, जो सोशलिस्ट वगैरह थे, सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल इन्हीं को मानते थे एंड वेमार रिपब्लिक को मानते थे। मैंने ऐसा आई थिंक सेकंड वीडियो में मैंने बता रखा है, सेकंड और फर्स्ट वीडियो आप देखना एक बार जाके। तो ये जो कंजर्वेटिव थे वो इनको, क्या नाम है इनका, ये सोशलिस्ट वगैरह जितने भी कैथोलिक्स थे, जो जितने भी लोग सपोर्ट करते थे वेमार रिपब्लिक को, वो लोग इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो इसका भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, आई थिंक मैंने पहले बता रखा है, आप जाके देखो वीडियो। तो नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाते थे। तो इन लोगों में कभी यूनिटी आई नहीं, जस्ट बिकॉज कि उनको चाहिए था डेमोक्रेसी, इनको चाहिए था कि नहीं जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए, हमारा पावर हमारे हाथ में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं कंजर्वेटिव्स को, जो एक टाइम पे कह रहे हैं कि हम किसी का नहीं चलने देंगे, यहाँ के राजा हैं हम ही, जब नाजी पार्टी सपोर्ट में आई, जब हिटलर आया सपोर्ट में, तो ये वही कंजर्वेटिव्स जो थे ना कि जाके इनमें मिल गए, जस्ट बिकॉज नाजीज ने, स्पेशली हिटलर ने इनको कई सारे से प्रॉमिस करे थे कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, और आज के बाद यहाँ का राजा कोई नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जो भी है सब हम हैं, हम आई मीन मैं हूँ, मतलब हिटलर अपने आप को कहता है कि जो भी आपका राजा मैं हूँ, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताई जाती है कि एक बार क्या हुआ था ना, जर्मनी के का जो पार्लियामेंट है, रीचटैग, वहाँ पे ना एक मिस्टीरियस
फायर आग वाग लग जाती है वहाँ पे। तो ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो आग लगी थी वो जानबूझ के लगवाया गया था, जस्ट बिकॉज हिटलर चाहता था कि लोग हिटलर की बात माने और आसानी से मान जाए। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हिटलर बहुत ही तो था वो सन की दिमाग का, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा चालाक भी था। और कई अभी यहाँ पे कोई प्रूफ तो नहीं है कि आग कैसे लगी थी, बट एक मिस्टीरियस फायर था, ठीक है, जो ब्रोकआउट हुआ था वहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट में। रीस्टाग जो था फेब के मंथ में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद हिटलर ने बोला कि कई लोगों को लगता है कि हिटलर ने खुद ही करवाया। फिर हिटलर ने भी बोला कि यहाँ के जो लोग हैं ना, ये जो स्पेशली जो वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, वो कभी नहीं चाहते हैं कि जर्मनी को उसका खोया हुआ डिग्निटी, उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस मिले। तो इस बेसिस पे ये जो आग लगी थी, उस बेसिस पे हिटलर ने एक फायर डिक्री को मतलब प्रमोट करा आगे। उसने एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। उसने बोला कि एक फायर डिक्री निकाला 28 फेब को, ठीक है। और फिर जितने भी सिविल राइट्स थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब ये तो बेसिक राइट होता है ना, आपको बोलने का ही राइट नहीं है। मतलब सोचो, जो ये पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह दे रखा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, जो भी कुछ था, जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को मिल रखा था, सारे के सारे राइट्स छीन लिए। डिक्री मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, जो हम बोलेंगे वही है, ठीक है। बाकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको सबको करो ख़त्म, और हम अभी से जो बोल रहे हैं ना, वो वही होगा जो हमने लिख दिया है। तो वो सिंपल सी बात है, एक फायर डिक्री पास करी जस्ट बिकॉज वहाँ पे आग लग गई थी। तो हिटलर ने सबको बोला कि हम ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकते लोगों को, हम कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आप लोग हमारा नुकसान चाहते हो तो हम लोग आपका भला चाहते हैं, इस वजह से हमें ये रूल निकालना पड़ेगा। तो उसने एक फायर डिक्री पास करी 28 फेब को 1933 में, जिसके थ्रू इसके बाद इसने क्या किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थे, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो आज के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, सारे के सारे एट दैट टाइम जर्मनी में जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन था, जितने भी राइट्स वगैरह दे रखे थे बेसिक राइट्स, सबको उसने वॉयलेट कर दिया, मतलब सबको उसने अबॉलिश कर दिया कि हाँ आपसे कुछ नहीं, जो करोगे भाई जो हम बोलेंगे। और इसके अगेंस्ट कोई भी ज़्यादा था, नॉट ओनली वो जो ज्यूज थे, जो क्रिपल थे, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बस जितने भी लोग थे एट दैट टाइम जो हिटलर के अगेंस्ट में जिसने बातें करी थी, सबको उठा के कंसंट्रेशन कैंप में इसने डाल दिया। कंसंट्रेशन कैंप कहने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं था कि उन लोगों को पूछा जाता था कि आपने क्या, आपके व्यू पॉइंट क्या है, नहीं। अगर आपने बोला ना हिटलर के खिलाफ है, तो आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको उठा के फिर वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसा वाला तो वहाँ पे रिप्रेशन आया था। अच्छा, जो कम्युनिस्ट थे जो इसके खिलाफ थे, ठीक है, जो ये चाहते थे कि वहाँ पे सोवियत यूनियन जैसा कुछ ब्लॉक आए, कुछ जैसे सोवियत यूनियन में चलता है ना, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे एट दैट टाइम था सोवियत यूनियन। तो ये चाहते थे, क्या नाम है इसका, ये कम्युनिस्ट वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि जो हमारी कंट्री हो वो सोवियत यूनियन पे बेस्ड हो। अब क्या ऐसा हिटलर होने देगा? हिटलर ने बोला ना, कुछ नहीं, जो हम बोलेंगे वही होगा। और कम्युनिस्ट के साथ साथ में ज्यूज़ को भी, क्रिपल्ड को भी, जिसने इसके अगेंस्ट में बातें करी, सबको इसने कंसंट्रेशन कैंप पे बंद कर दिया। और वहाँ से लोगों के पास ना अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से लोग भाग नहीं सकते थे। और अगर आपने कोशिश करी, मतलब एक तो देखो एग्जिट पॉइंट कुछ था नहीं, एग्जिट डोर वगैरह, ठीक है, अगर आपने गलती से भी कोशिश करी, आपको चलो मान लेते हैं नेगेटिव में ही चांसेस हैं, नेगेटिव में चांसेस होते नहीं है बाय द वे, बट मान लेते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट में भी मान लेते हैं ना, 0.1% आपके चांसेस हैं भागने के, तो फिर आपको वहीं पे गोली मार दी जाएगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको आपका मरना तय है। तो एक रिपोर्ट निकल के बाहर आती है, 6808 अरेस्ट फाइल इसने उसमें लिखा हुआ है कि 6808 लोग थे जिसको इसने कंसंट्रेशन कैंप में डाला था, जिसमें से अकेले 1500, लगभग 1500, मतलब एक नंबर है, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, तो एक नंबर है 1440, ठीक है, 1440, मतलब इतने उसमें से अकेले कम्युनिस्ट थे। सोचो, हमारा तो बहुत लोगों था, उन 6808 में से 1440 पीपल जो थे, ठीक है, 1440, तो वो कम्युनिस्ट अकेले थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये नाजिज्म वाली आइडियोलॉजी है वो कितनी भी ज़्यादा सीवियर रही हो, बट ये जो हिटलर था ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा मतलब मर्सिलेस था, इतना ज़्यादा क्रूअल था। ये वही वाला रूल चल रहा था जो एक टाइम पे लुई, जब वो 1415 जब ये लोग थे ना फ्रांस में, तो ये वही वाला रूल आ गया था। बस डिफरेंस इतना था कि हिटलर एक लिमिट से ज़्यादा क्रूअल था, सन की दिमाग का था, मतलब बिल्कुल सोचता ही नहीं था कुछ करने से पहले। इसके दिमाग में जो आया कि हाँ चलो ठीक है, ये वाला मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हमको ये वाला एरिया कॉन्कर करना है, तो उसको कैसे भी करना ही है। और इसका ये एजेंडा था कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो बस वॉर के थ्रू। क्यों वॉर के थ्रू? क्योंकि इसको ऐसा लगता था हिटलर को कि जितना वॉर होगा उतना हमारे अंडर में ज़मीनें आएंगी, जब ज़मीनें आएंगी तो हमारे पास ज़मीन होगी तो हम वहाँ पे खेती वेती कर सकते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। अभी हम इकोनॉमी के बारे में आगे बात करेंगे, जब हम बात करेंगे ना रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में, टॉपिक में मैंने लिखा था वैसे।
तो बताएंगे। अच्छा देखो, इससे क्या हुआ, अभी ये अलग टॉपिक है, अभी आते हैं उस पर भी। तो इसने ना इतने सारे लोगों को तो मार दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसने प्रोसिक्यूट कर दिया। 3 मार्च को 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास करा। इस एक्ट ने स्टैब्लिश कर दिया जर्मनी में क्या, डिक्टेटरशिप, ठीक है। मतलब अभी किसी के हाथ में कुछ नहीं है, कोई इलेक्शन कभी नहीं होगा, एक अकेला राजा हूँ मैं, मतलब हिटलर, ठीक है। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं चुपचाप से उसको मान लो। इससे क्या हुआ, जैसे ही ये इनेबलिंग एक्ट पास हुई, हिटलर को सारे के सारे पावर मिल गए। नो मैटर वो कौन से पावर है, इकोनॉमिक पावर है, सोशल पावर है, जुडिशियल पावर है, पार्लियामेंट्री पावर है, कुछ भी होता है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कुछ भी, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये जो भी था ना, सारे के सारे जो पावर थे वो हिटलर के हाथ में चले गए थे। अच्छा, इन पावर को मतलब अपने हाथ में रखने के लिए उसको सर्वेलेंस की नीड थी, तो वो उसने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी अपने लिए क्रिएट करे थे, जिससे कि उसकी सेफ गार्ड, उसकी सेफ्टी की ना, उसका जो सेफ्टी है, उसका जो प्रॉपर जहाँ पे वो रहता है मतलब अपने लिए प्रॉपर इंतजाम करके रखा था कि उसकी सेफ्टी कभी वॉयलेट ना हो, उस पर कभी कोई अटैक ना कर सके, और ना ही उसके कुछ कोई अगेंस्ट जा सके, ठीक है। मतलब प्रॉपर उसका बंदोबस्त कर रखा था, ना लोग मेरे अगेंस्ट जाएंगे ना मेरे पे कोई बात आएगी। तो इसके लिए इसने कई सारे से पुलिस फोर्सेस को, कई सारे से सिक्योरिटी फोर्सेस को इसने न्यू क्रिएट करा था, उनको स्पेशल पावर दे रखी थी इसने। यहाँ पे कुछ स्पेशल फोर्सेस के नाम दे रखे हैं, इंडिया के नहीं है, डोंट वरी, इंडिया में तो ऐसे नाम भी चलते नहीं है, मतलब स्पेशल फोर्सेस की मैंने बात करी तो गेस्टापो नाम का एक ट्रुप था, ठीक है, जिसको सीक्रेट स्टेट पुलिस के नाम से भी जानते हैं। द एसएस क्या था ये, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस सर्विस, सॉरी सिक्योरिटी सर्विस, जिसका नाम, जिसको लोग एसडी के नाम से जानते थे। तो इनको ना कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे रखे थे, क्योंकि ये नए नए ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थे जिन्होंने नाजी पार्टी को एक लिमिट से ज़्यादा सपोर्ट करा था, एंड नाजी पार्टी की रेपुटेशन को बढ़ाने में एक लिमिट से ज़्यादा इनका भी हाथ था, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आदमी, कोई भी नाजी पार्टी के या फिर हिटलर के अगेंस्ट में जाएगा, तो हिटलर तो नहीं आएगा ना उसको जेल में बंद करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, फोर्सेस ही आएंगी। तो फोर्सेस इतने सारे से इसने ना नए नए स्टैब्लिश कर रखे थे, और जो भी इसके अगेंस्ट में बोलता था तो उसको पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे, या फिर उसको डिपोर्ट कर देते थे, या फिर उसको प्रोसिक्यूट कर देते थे, ठीक है, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। क्योंकि अभी तो राजा भी हिटलर है, ठीक है, जज भी हिटलर है, मजिस्ट्रेट भी हिटलर है, सब कुछ हिटलर ही है। तो मतलब कोई कोई तुक ही नहीं बनता है किसी भी लीगल प्रोसीजर का, ठीक है। मैं मैप पे मैं बाद में आती, देखो रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में देखो। तो अभी ना ये हुआ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे करते करते मैंने एक ब्रीफ में आपको बताया कि हिटलर ने कैसे वहाँ की जो वाइमार रिपब्लिक थी, जो रीस्टार्ट था पार्लियामेंट, कैसे उसको बर्बाद करा, कैसे ये डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ इसने शिफ्ट लिया, ठीक है। बात करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में। देखो, हिटलर कितना भी सन की हो, उसको ये तो पता था कि वॉर में उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, हलमार शास्त्र नाम था उनका, इसको इन्होंने अपॉइंट करा, हिटलर ने इसको इनको अपॉइंट करा, इकोनॉमिस्ट को। इसने बोला कि जितने भी हमारे लॉस हो रहा है ना, आप कुछ ऐसा कीजिए, मतलब कुछ ऐसा रूल वूल लेकर के आइए, या फिर कुछ ऐसा प्लान बनाइए जिससे कि हमारे लॉस हो ना उतने, और जितने हुए वो भी मतलब रिकवर हो जाए। सिंपल से कहने का मतलब है कि इसको पता था कि हमारे कंट्री का लॉस हो रहा है, तो इसने एक इकोनॉमिस्ट को एम्प्लॉय करा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दी, सॉरी, एक इकोनॉमिस्ट को। और जितने भी फंडिंग वाला काम था ना, स्टेट फंडिंग वाला जो भी काम, प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, सबके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर, इनके ये क्या नाम है, हलमार शास्त्र जो था ना इनका इकोनॉमिस्ट, हिटलर का, उसके ऊपर आ गई। बाद में हिटलर ने भी लोगों को ये होप दिला दी थी, और ये जो इकोनॉमिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के, हिटलर ने और ये जो इकोनॉमिस्ट था, इन दोनों ने मिलकर के लोगों को ये होप दिला दी कि हाँ अब तो गरीबों को भी कारवार मिलेगी। एट दैट टाइम जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, अब ये हिटलर उनसे ये बोल रहा है कि हाँ गरीबों को भी कार मिलेगी, गरीबों को भी खाने पीने के लिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा होगा। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर्स को इंक्लूड तो नहीं करा है, बट आपके एनसीईआरटी के बुक में एक पिक दे रखी है, ठीक है, पुअर पीपल है, वो कारवार में घूम रहा है। तो बस ये यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि अभी कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मल फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो, बहुत ही पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, सभी एक अच्छे से रहेंगे, सभी वेल बैलेंस्ड होकर रहेंगे, किसी के पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कहना था हिटलर का, इसने एडवाइस करा था कि हाँ आप कुछ ऐसा ही कीजिए अपनी इकोनॉमिस्ट को। अच्छा, लगभग ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, बट लोग तो हिटलर को मसीहा मान के बैठे थे, वो तो हिटलर को अपना सेवियर मानते थे। तभी भी लोगों ने हिटलर पे बिलीव था ये इम्पॉसिबल काम, बट बिलीव था। एंड हिटलर ने ना कुछ कुछ चीज़ें पॉसिबल करी भी, लाइक फॉरेन पॉलिसी में हिटलर का बहुत बड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।
एक लिमिट तक उसने सक्सेसफुल भी करा अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उसके बाद में जो लीग ऑफ नेशंस थी, जो लीग ऑफ नेशन थी ना, 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला। जो राइनलैंड का जो एरिया था 1936 में उसको ऑक्यूपाई करा, जो जहाँ से मैंने बता रखा था आयरन एंड गोल्ड वगैरह जो भी सोर्सेज थी, जो भी ये रिसोर्सेज थे ना, आयरन एंड गोल्ड वगैरह, कोल, ये सारी सी चीज़ें वो इसी एरिया से आती थी। मतलब ये जर्मनी का टॉप मोस्ट एरिया था जहाँ से इनकम जनरेट होती थी, आप कह सकते हो। और एक रूर नाम का एरिया था, ठीक है। अब पिछला वाला लेक्चर देखना एक बार, नाम ठीक से उसमें देख लेना, राइनलैंड है या फिर रूर है, ठीक है। उसके बाद में इसने बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी थे जिसमें जर्मनी को, मतलब जिसने जर्मनी में मर्ज करा, लाइक ऑस्ट्रिया वगैरह, कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिसको इसने जर्मनी में अपने साथ मर्ज कर लिया। और इसने स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, लीडर तो एक ही रहेगा, लोग भी सारे लोग एक ही हैं, एम्पायर भी हमारा एक ही चलेगा और लीडर भी मैं ही रहूँगा, और कोई लीडर नहीं रहेगा। वहाँ पे एक एरिया था, चेकोस्लोवाकिया में एक एरिया है सडेंटन लैंड करके, वहाँ पे ना अब वो एरिया तो अलग था, बट वहाँ पे जो लोग थे ना वो जर्मन बोलते थे, ठीक है। जर्मनी लोग तो नहीं थे, बट हाँ वो जर्मन बोलते थे। बाद में ना उसने इस एरिया को भी अपने अंदर, अपने जर्मनी के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। उसको भी रिस्टोर कर लिया, रिस्टोर तो नहीं बोलेंगे, ऑक्यूपाई करा है। एट दैट टाइम तक इंग्लैंड ने कुछ नहीं करा, यूएसए ने कुछ नहीं करा, जस्ट बिकॉज कि हाँ कोई बात नहीं है, बहुत ही हार्श ट्रीटी सच में हम लोगों ने लगा रखी थी, तो कोई बात नहीं है। और हिटलर की करतूतें ना सबको दिखाई दे रही थी कि अगर हमने अब कुछ करा ना तो हिटलर किसी को छोड़ेगा नहीं। तो इस टाइम तक इंग्लैंड भी चुप था। और ऐसा नहीं था कि हिटलर के डर से चुप था, क्योंकि इंग्लैंड में एक कॉलोनी थी ना, तो उस टाइम पे उसके भी वॉर में पैसे खर्च हो ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा सा पैसा हो गया क्योंकि वो पानी की तरह बहाया जा रहा, नहीं। यूएसए एक लिमिट से ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व होना चाहता था नहीं, ठीक है। यहाँ से हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, ब्रीफ समरी दे रही हूँ मैं कि क्या 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 चीज़ें रही होंगी, आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं करवाऊँगी, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे हम। अभी बस एक छोटा सा व्यू पॉइंट ले लो। तो यूएसए ना एक लिमिट से ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व हो चुका था, और अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में वो कभी भी किसी भी वॉर में ना इन्वॉल्व होना चाहता नहीं था यूएसए, इसलिए वो चुप था। और हिटलर जो ड्रामे कर रहा था वो अलग, और उसको ये पता था, यूएसए को भी पता था, इंग्लैंड को भी पता था, बाकी अदर कंट्रीज थी उनको भी पता था कि अभी जर्मनी बहुत पावरफुल है, उसके साथ अभी हम कोई पंगे वंगे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देन अगेन जो इंग्लैंड था उसका भी, वो भी तो एक कॉलोनी कंट्री थी ना, कॉलोनियल कंट्री थी वो भी। तो उसके भी वॉर में ना एक लिमिट से ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। मान रहे हैं इंग्लैंड ने अपनी मतलब कॉलोनीज़ कई कई जगह पे बना रखी थी, इंडिया में भी थी एट दैट टाइम कॉलोनीज़ वगैरह, बट फिर भी आप कितना ही पैसे खर्चे करोगे। आप अगर पूरे दुनिया के में लड़ाई लड़ रहे हो तो आप कितना भी लोगों का खून चूस लो ना, तभी भी आपके पास पैसे की कमी पड़ी जाएगी। तो इंग्लैंड में भी ऐसे कुछ हो रखा था कि वहाँ पे पैसे वैसे की कमी एक लिमिट से ज़्यादा पड़ने लगी थी, तो वहाँ पे वो चुप था, ठीक है। अभी हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। चलो थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। इस वाले टॉपिक को ख़त्म ही कर देते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन वाले, तो फिर कल से बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। जस्ट एक ब्रीफ समरी। तो यहाँ पे हिटलर कहता है, हिटलर ना यहाँ पे रुकता नहीं है, और हिटलर को रोकना भी अभी किसी के बस की बात थी भी नहीं, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि कौन से लेवल पे जा रहा है जर्मनी को लेकर के। तो हिटलर कभी यहाँ पे रुका नहीं। हिटलर ने, जो ये इसका इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, हलमार शास नाम था, उसको एडवाइस करता है कि मतलब उसने ना एक अनाउंसमेंट कर दी कि रीआर्मेंट, मतलब हम अपनी आर्मी खुद रखेंगे और हम जाएंगे वॉर करने के लिए, अपनी आर्मी तैयार कर लो, हम वॉर करने के लिए जाएंगे। तो जो इनका जो ये इकोनॉमिस्ट था, क्या नाम था इसका, मैं बार बार इसका नाम भूल जा रही हूँ, अजीब सा नाम था इसका, हलमार शास जो नाम था, I'm सॉरी। तो इसने बोला कि नहीं अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और हिटलर कहाँ समझने वाला है, ये तो है सन के दिमाग का। इसको चाहिए कि भाई जो मैंने सोच दिया ना उसको बस मैंने सोच दिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मुझे यही चाहिए तो मुझे वॉर करना है, मतलब मैं वॉर करूँगा। तो अभी सोचो, हिटलर एक सन की राजा है, ठीक है, हाँ अभी यही नाम सही रहेगा, सोचता वोचता कुछ है नहीं। इसके सामने एक बहुत बड़ा सा इकोनॉमिस्ट खड़ा है, ये उसकी भी बात नहीं मान रहा है, उसको खुद ही वो अपने पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जो इसका इकोनॉमिस्ट था ना ये हलमार शास, इसने मतलब अपने पोस्ट से खुद ही रिज़ाइन कर दिया कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है और हमारी बात मान भी नहीं रहे वो लोग। और आगे इसको पता था कि अगर अब इसने कुछ करा, कि ये तो मना करा था ना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप मत करो, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। तो वही हिटलर को ये लगता था कि जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं वो वॉर की वजह से ही पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर हम वॉर करेंगे तो हमारे पास, हम अपना अलग से एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, और हम अगर अलग से एरिया ऑक्यूपाई करेंगे तो हमारे पास एरिया होंगे तो हम उस पर कल्टिवेशन करेंगे, हम उस पर खेती वेती करेंगे, तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी, और इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ही ज़्यादा आगे जाके एक्सपैंड करेगी। इसकी ये थिंकिंग थी। अब वॉर लड़ने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, जो थे नहीं। तो इसका जो इकोनॉमिस्ट है उसने मना कर दिया। जब इसकी बात नहीं मानी हिटलर ने तो इसने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया,
ठीक है। आगे इस बारे में हम आएंगे, अभी धीरे धीरे करते करते ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आएंगे, ठीक है। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट हाँ एक बार सर को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। ये रहा सर का इंस्टाग्राम हैंडल और ये रहा सर का मेल। आप ईमेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी सर को मैसेज कर सकते हो, बट व्हाट्सएप नंबर करो, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्योंकि सर का पर्सनल नंबर है। कोई भी ग्रुप वगैरह कुछ नहीं बना है, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, सर खुद ही बात करते हैं लोगों से, बच्चों से। तो और अभी 2024 के लिए 1 ईयर का टाइम टेबल भी लॉन्च हो रखा है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे कोई पैसे से तो लग रहे हैं नहीं, तो बेनिफिट आपका ही, आप सर को कॉन्टैक्ट कर लो। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच।